10 नंबर रिजेक्शन का रियल रीज़न फाइनली आपको समझना होगा, अदरवाइज नेक्स्ट टर्न आपका भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में और पहले भी मैंने वीडियो अपडेट किया है, रिजेक्शन का रीज़न एंड उनका सोल्यूशन भी बताया है कि आपको क्या करना है जिसकी वजह से रिजेक्शन ना आए। तो इस वीडियो में भी मैं आपको रिजेक्शन के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी, तो आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से रीज़न की वजह से भी 10 नंबर रिजेक्शन आता है। सबसे पहले तो अगर आपने उस स्किल में एप्लीकेशन फाइल की है, सपोज उस स्किल की डिमांड नहीं है बट आपने उसी स्किल में आपने एप्लीकेशन फाइल की है, लाइक अगर आपको ड्राइवर रोल्स में आपको जॉब चाहिए बट ड्राइवर रोल्स अभी डिमांड में नहीं है, तो इस वजह से भी रिजेक्शन आते हैं, क्योंकि अभी वो डिमांड में नहीं है इस वजह से। तो जब भी जिस स्किल में डिमांड ज़्यादा होती है उसी स्किल में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए, ताकि वो जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन ना आए। सोच रहे होंगे कि जिस स्किल में एप्लीकेशन करना है उस स्किल में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप कैसे एप्लीकेशन करेंगे। तो मैटर नहीं करता है कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं अपने लिए तो वहां पर स्पेसिफाई किया रहता है कि इतने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इतने ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप एप्लीकेशन फाइल मत कीजिए, बट एज अ फ्रेशर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर ड्राइवर रोल्स का एक्सपीरियंस है और अगर आपको वेयर हाउस वर्क में, मतलब इस कंट्री से मूव होना है उस कंट्री में और अभी वेयर हाउस में ज्यादा डिमांड है, जॉब की डिमांड ज्यादा है, तो आप इस वेयर हाउस वर्क के लिए एप्लीकेशन फाइल कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उस केस में क्या होता है कि 10 नंबर रिजेक्शन नहीं आता है। अगर रिजेक्शन आते भी हैं किसी वजह से तो आप अपील कीजिए। अपील करने के बाद भी इंटरव्यू होता है, देन आफ्टर उसके बाद भी वीजा अप्रूव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है वीजा मिलना। इस एम्प्लॉयर ने आपको वर्क परमिट दिया है और वो एम्प्लॉयर जो है फ्लैग्ड है बाय द पॉलिश अथॉरिटी, तो उस केस में आपको रिजेक्शन डायरेक्ट आता है, क्योंकि एम्बेसी को सब कुछ पता होता है कंपनी के बारे में, एम्प्लॉयर के बारे में, क्योंकि वो सारा वेरिफिकेशन करती है। और अब तो ज्यादा टाइम भी ले रही है एम्बेसी, सब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है। तो एम्प्लॉयर अगर आपका फ्लैग्ड होगा बाय द पॉलिश अथॉरिटी तो आपका रिजेक्शन आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिजेक्शन क्यों आया है, क्योंकि आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, उसके बाद भी रिजेक्शंस क्यों आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं एम्बेसी बारीकी से चेक करती हैं। सबसे पहला चेक तो वो करती हैं आपका वर्क परमिट और कंपनी उसमें जो है और आपका जो एम्प्लॉयर है, सब कुछ बारीकी से चेक होता है, जो कि आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो रिजेक्शन के बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ, तो इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लैंड में अभी इलेक्शन हुए थे और न्यू गवर्नमेंट आई है, तो वहां पर बॉर्डर पुलिस जो है वहां पर एवरी कंपनी, वेयर हाउस, शॉप्स और जहां भी फॉरेनर्स वर्क करते हैं वहां जा करके सब कुछ चेक कर रही है, वर्क परमिट चेक कर रही है, ईच एंड एवरी एम्प्लॉयर के वर्क परमिट्स चेक कर रही है कि वो लोग कैसा काम कर रहे हैं। मीन्स जितने लोग वहां वर्क कर रहे हैं, वर्क परमिट उनको किसी और कंपनी का मिला है और काम वो किसी और कंपनी में कर रहे हैं, तो ये सब इलीगल वर्क को चेक कर रहे हैं और उसके साथ साथ देखते ही वो डिपोर्ट कर देते हैं। इसका पोस्ट भी मैं आपको डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो इलीगल वर्क होने की वजह से वो लोग तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका वर्क परमिट है किसी और कंपनी का, वो काम किसी और कंपनी में कर रहे हैं, इस वजह से। यहाँ तक कि बॉर्डर पुलिस उस कंपनी को तुरंत फ्लैग कर देती है, क्योंकि वो कंपनी ना तो कॉन्ट्रैक्ट देती है, ना टैक्स पे करती है, न ही उसका टैक्सेशन अच्छा है, और वहां की गवर्नमेंट ऐसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर देती है। तो इलीगल वर्क करने का मतलब क्या है कि वो कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट देती है, बस लोगों को जो काम चाहिए फॉरेनर्स को, तो फॉरेनर्स ज्यादा उसमें इंक्लूड इसलिए रहते हैं कि उनको वर्क करना होता है, उनको वहां पर काम चाहिए। तो इसी वजह से इलीगल वर्क होने की वजह से बॉर्डर पुलिस तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देती है और उस कंपनी को वो फ्लैग कर देती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं आती है इस वजह से, और क्योंकि गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं आती है तो टैक्स पे नहीं करती है, तो इसी वजह से लोग डिपोर्ट भी होते हैं, लोगों का वर्क परमिट भी कैंसिल होता है। वो कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही है तो फिर पेमेंट कैसे करती है। तो ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं आती हैं, जो टैक्स पे नहीं करती है, वो अपने एम्प्लॉय को कैश पेमेंट करती हैं ताकि वो शो ना करे टैक्स के अंदर। तो वर्क परमिट में ऐसा ही है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं जो फ्लैग्ड है बाय द पॉलिश गवर्नमेंट, तो उस केस में आपका रिजेक्शन जो है 10 नंबर रिजेक्शन आएगा। तभी मैं आपको हमेशा कहती हूँ आपके वर्क परमिट पर जो कंपनी मेंशन की गई है, सब कुछ उस कंपनी के बारे में, उसके टैक्सेशन के बारे में सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही बारीकी से इसको चेक करना होता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ अगर आपको वर्क परमिट अगर चेक करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप चेक नहीं करवा सकते, तो इसको आप चेक करवा सकते हैं। तो रिजेक्शन का रीजन जो नंबर 10 आपको आता है, इन्हीं सब रीजन की वजह से आता है। तो डिफिकल्ट है थोड़ा सा इसको समझना और वीजा लेना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपके डॉक्यूमेंट से भी रिलेटेड है कि रिजेक्शन क्यों आते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिजेक्शन ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसमैच हैं।
लाइक आपका जो वर्क परमिट है उस पर कुछ और लिखा हुआ है, आपकी जॉब पोजीशन कुछ और है, आपकी सैलरी कुछ और है, मतलब कि आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड आपकी सैलरी भी होनी चाहिए। आपका पोजीशन कुछ और है बट जॉब ऑफर लेटर में कुछ और लिखा हुआ है, आपके लेटर ऑफ इंटेंट पे कुछ और लिखा हुआ है, एंड आपके कवर लेटर में आपको मेंशन कुछ और करना है, आपने मेंशन कुछ और किया है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं मिसमैच होने की वजह से, ओवरऑल ये सारे मिसमैच डॉक्यूमेंट की वजह से ये रिजेक्शंस आते हैं। तो 10 नंबर रिजेक्शन का रीजन कोई बड़ा रीजन नहीं है, ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स जो होते हैं इसकी वजह से रिजेक्शन आता है, और इसी को वो बहुत ही बारीकी से अंदर जाकर के वो चेक। 10 नंबर रिजेक्शन इस वजह से भी होता है कि आपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा सस्पिशियस क्रिएट हो गया है एम्बेसी ऑफिसर के सामने, जिसकी वजह से आपको ये रिजेक्शन आता है। इसका शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आपके वर्क परमिट पर मेंशन है कि आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब मिली है, और एजेंट ने आपसे पहले ही बोल दिया कि आप अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्क का जॉब ले लो और वहां जाकर के आपको वेयर हाउस में वर्क करना है। तो वो आपके दिमाग में ये चीज रहती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सपोज एम्बेसी ऑफिसर ने आपसे पूछा कि आपको कौन से स्किल में जॉब मिली है, तो आपने वहां जाकर के बोल दिया कि आपको वेयर हाउस में जॉब मिली है, जो कि मेंशन की गई है आपके वर्क परमिट पर कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो ये सस्पेक्ट जो है क्रिएट हो गया एम्बेसी ऑफिसर के सामने, वहां से ये डाउट क्रिएट हो जाता है। तो डायरेक्ट आपको रिजेक्शन जो है 10 नंबर का मिलता है। तो आप वही वर्क जो आपको चाहिए, जो आपके वर्क परमिट पर मेंशन है, जो भी डिटेल्स मेंशन है, उसी डिटेल्स को ही आपको एम्बेसी ऑफिसर के सामने इंटरव्यू में बताना होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि अगर उनको एक्सपीरियंस लगाना है, जैसा कि चेकलिस्ट में मेंशन है कि अगर आपको इस वर्क लाइन में एक्सपीरियंस है तो आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद भी वो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं बाहर से बनवा सकता हूँ। तो ये सब काम आपको नहीं करना है, ये एक फेक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएगा, क्योंकि एम्बेसी पूरी जो है रिसर्च करती है कि ये कंपनी है या नहीं, यहाँ पर इन्होंने काम किया है नहीं, जेन्युइन है या नहीं, ये सब कुछ सर्च करती है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वीजा का मिसयूज भी करते हैं। पोलैंड से एंट्री करने के बाद वो वहां पर रुकते नहीं है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इन सब कंट्रीज में मूव होना चाहते हैं। तो वीजा का मिसयूज करने के लिए भी लोग जाते हैं, और ये सब कुछ पता चलता है आपके डॉक्यूमेंट से। तो इस वजह से भी 10 नंबर का रिजेक्शन आता है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो एज अ फ्रेशर आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। कंट्री का एक लिमिटेड कोटा होता है हायरिंग करने का, तो इस कंट्री का भी एक लिमिटेड कोटा है हायरिंग करने का। इसमें आपका नाम भी हो सकता है या आपका नाम नहीं भी हो सकता है। अगर हायरिंग जो है कंप्लीट हो जाती है, जॉब्स फुल हो जाती हैं, तो उस टाइम पे हायरिंग नहीं होगी। बट अभी जो हायरिंग चल रही है, मैं वीडियोस भी अपडेट करती हूँ और बहुत सारी हायरिंग अभी आई हुई है। जब जब हायरिंग होती है, आती है, वैकेंसीज निकलती हैं, तो आप उस टाइम पर पीछे स्टेप मत लीजिए, आप उस स्टेप को आगे लीजिए, ताकि हायरिंग जो हो रही है, यानी कि उस कंट्री को भी आपकी जरूरत है, फॉरेनर्स की जरूरत है, इस वजह से हायरिंग हो रही है। तो लिमिटेड कोटा में हायरिंग होती है और वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं 8, 9, 10 नंबर रिजेक्शन जो भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपील करके आप वीजा नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल आप अपील कीजिए, लेकिन अपील करने के लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग अपील लेटर चाहिए होता है, उसके साथ साथ एक कवर लेटर चाहिए होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू के बाद भी वीजा अप्रूव होता है। जब आप री अपील करते हैं, बहुत से लोगों का ऐसा केस आया है और मैंने वीडियोस भी अपडेट किए हैं कि री अपील के बाद भी उनका वीजा अप्रूव हुआ है। तो री अपील के टाइम पे बहुत से लोगों का इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू सक्सेस होने के बाद वीजा अप्रूव हुए हैं और होते भी हैं। तो आप लोग अपने अंदर एक पॉजिटिव साइन लेकर के चलिए कि मुझे वीजा लेना है, वीजा मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस कंट्री का डॉक्यूमेंटेशन, बट ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं मिल रहा है, वीजा मिल रहा है, हायरिंग भी हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हायरिंग से रिलेटेड बताऊंगी कि बहुत सारी हायरिंग्स आई हुई हैं जो कि पॉलिश कंपनी की तरफ से आया है। तो अगर आप इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिए, और प्रोसेस को जल्दी से जल्दी अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो कोटा, जैसा कि मैंने बताया कि कोटा फुल हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप करेंगे एप्लीकेशन तो हो सकता है उसके बाद रिजेक्शन आए। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।